चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 2। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, मतलब उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट थे उनको देखे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और वेक्टर में छूटा हुआ था, उसको भी हम लोग अब लेक्चर नंबर 2 में देख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट का नाम है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। हिंदी में इसको हम लोग दिट कोज्याएं और दिट अनुपात कहते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में भी याद करोगे बड़ा आसान है। मैं वैसे बता दूं, डायरेक्शन रेशियो को हिंदी बोलते हैं दिट अनुपात, दिट अनुपात है ना। तो दिट अनुपात हो गया, ये डायरेक्शन रेशियो को बोलते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन को बोला जाता है दिट कोज्याएं, दिट कोज्याएं। ओके, तो ये सारे के सारे नाम इनके हैं, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब वहां हम लोग करते हैं कि इसको हम लोग कैसे समझने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक वेक्टर बना के दिखाया। फॉर एग्जांपल मेरे पास a1 i टैप, a2 j टैप, a3 k टैप एक वेक्टर है। मैंने यहां पर क्या किया है, यहां पर मैंने अपनी तरफ से एक x एक्सिस बना दिया, यहां पर एक मैंने y एक्सिस बना दिया, यहां पर मैंने एक z एक्सिस बना दिया, 3 एक्सिस मैंने बना दिया, x y और z। फिर मैंने क्या कहा कि अगर ये कोई वेक्टर a है, इस वेक्टर को भी मैंने डिफाइन कर दिया। मान लीजिए थोड़ी देर लिए कि ये रहा मेरा वो वेक्टर, ये रहा मेरा वो वेक्टर, और इस वेक्टर को मैंने कह दिया कि सर ये वेक्टर मेरा ए टैप है या ए वेक्टर है। तो याद रखना, जब भी कभी हम लोग किसी भी वेक्टर की बात करते हैं तो कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ किसी ना किसी एंगल पर होता है, वाई एक्सिस के साथ किसी ना किसी एंगल पर होता है, सेम तरीके से जेड एक्सिस के साथ भी किसी ना किसी एंगल पर होता है। तो हमने तीनों एंगल को मान लिया कि एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा है और जेड एक्सिस के साथ गामा है। ये तीनों एंगल मान लिया। तो बच्चा तीनों एंगल मान लिया, तो ये तीनों एंगल का मान जो होता है, दैट मीन्स अगर मुझे कॉस अल्फा निकालना है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल, कॉस बीटा निकालना है वाई एक्सिस के साथ एंगल, और सेम तरीके से कॉस गामा निकालना है जेड एक्सिस के साथ एंगल। और इन्हीं को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, रेशियो नहीं, डायरेक्शन कोसाइन। ओके, तो जब भी कभी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालने की बात करते हैं, टीचर बताइए डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले जाते हैं। तो कहना डायरेक्शन कोसाइन निकालना एकदम सर इजी है, एकदम इजी है। क्या करना है सर आपको? सर करना कुछ नहीं है, आपको बस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इनके मान निकालने हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के मान ही हमारे कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कॉस अल्फा कॉस बीटा कैसे निकलेगा। उससे पहले मैं बता दूं a1 i टैप, a2 j टैप, a3 k टैप, अगर मैंने ये लिखा तो सबसे पहले आप इनका मॉड निकाल लीजिए। मान लीजिए मैंने इनका मॉड निकाल लिया, और मॉड निकल के आया रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये मॉड निकला। सुनिएगा ध्यान से। और मैंने कहा कॉस अल्फा निकाल के दिखाइए। तो एक्स एक्सिस के साथ जब भी कभी बनाया गया एंगल तुमसे पूछा जाए तो आप कह देना कि a1 ऊपर रखिए, a1 ऊपर रखिए, a1 ऊपर रखिए, और इसके बाद मॉड ऑफ a नीचे रखिए। a1 ऊपर मॉड ऑफ a नीचे, कॉस बीटा कैसे निकाला जाएगा? a2 ऊपर मॉड ऑफ a नीचे, और कॉस गामा कैसे निकाला जाएगा? a3 ऊपर मॉड ऑफ a नीचे। मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ अगर आपको एंगल निकालने हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आई जे के कोफिशिएंट ऊपर रखिए और मॉड उनका नीचे रखिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, बहुत आराम से निकलाएगा। लेकिन अभी एक और पॉइंट आया है कि सर डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे, सवाल ये भी है। तो ये तो निकला है डायरेक्शन कोसाइन, अब मुझे बताइए डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाएगा। तो कहना अगर आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है कि बताइए डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाएगा, तो आप सीधा सीधा कहना कि डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम लोगों को ये जो वेक्टर दिया जाता है, बस इसी वेक्टर के जो कोफिशिएंट है यानी a1, a2, a3, इनको बस कॉमा में लिख दीजिए, एक ब्रैकेट को बंद करके, इनको बस कॉमा में लिख दीजिए, a1, a2, a3 को ब्रैकेट बंद करके। सर इन्हीं को बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो। बताइए बात सब क्लियर है ना? तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये हम कैसे करने वाले हैं। मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाता हूं, जैसे कि आप सामने देखिए, मैंने एक वेक्टर बना के दिखाया है, और इस वेक्टर को मैंने कहा है कि ये वेक्टर जो है वो आई टैप है, आई के साथ टैप के साथ 2j है, 2j के साथ 2k टैप है बोला जा रहा है। तब डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई अगर मैं डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करूं तो डायरेक्शन कोसाइन पहले ज्ञात कर लेते हैं, कॉस अल्फा
क्रॉस बीटा और क्रॉस गामा। बताइए, ये हमारे डायरेक्शन क्रॉसाइन होते हैं, मतलब क्रॉस के साथ एंगल होते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। तो आप थोड़ा गौर से देखिए, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले इसका मॉड निकालना होता है। आप बताइए, अगर मैं इसका मॉड निकालूं, मतलब सभी का स्क्वायर काटे जोड़ दूं, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। हाँ सर, 4 4 8 8 9, 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा सर? 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3। चेक कीजिए। तो मॉड ऑफ ए हमारा कह सकते हो आई प्लस आई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 9, 9 का अंडर रूट 3। अच्छा ठीक है सर, तो क्या होना चाहिए? तो कहना ये कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना? ठीक है। क्रॉस अल्फा कितना हो जाएगा सर? क्रॉस अल्फा हो जाएगा 1/3, क्रॉस बीटा कितना हो जाएगा 2/3, और क्रॉस गामा कितना हो जाएगा 2/3, है ना। लेकिन सबका अगर स्क्वायर काटे जोड़ा जाए, ठीक है सर, सही तो है, एक प्रकार से देखा जाए सही है ना। तो ये हमारा कह सकते हो क्या निकल के आ गया? क्रॉस अल्फा क्रॉस बीटा। अब ये देखा जाए ना, ये वैल्यू ना मुझे डायरेक्ट मान नहीं बता रही है, जैसे कि अगर ये डायरेक्ट मान बताती मतलब ये है कि अंदर कुछ वैल्यू होती तो हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेते, लेकिन डेटा के अनुसार ये सॉल्व नहीं हो रहा। जब सॉल्व ना हो ऐसे ही छोड़ दीजिए, है। अगर ये डायरेक्ट, ये क्या है सर? सर ये सब तीनों के तीनों है, इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों का नाम क्या है, तो कहना इन तीनों को बोला जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। फिर मैं आपसे पूछूंगा भाई डायरेक्शन रेशियो क्या है, बताइए। फिर मैं आपसे पूछूंगा डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो कहना डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं है सर, इन तीनों को जो है हमें तीनों को जो है बस कॉमा में ब्रैकेट लिख देना सर, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है। अब एक चीज और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, नोट डाउन ये करना कि अगर मैं क्रॉस अल्फा निकालना हूं, अगर मैं क्रॉस बीटा निकालना हूं, और अगर मैं क्रॉस गामा निकालना हूं, ध्यान सुनना, तो बच्चा इन तीनों का जो स्क्वायर होता है, अगर मैं उनको जोड़कर निकालूं कि इन तीनों को स्क्वायर कराके जोड़ दीजिए, तो जोड़ देने के बाद मुझे क्या मिलता है? तो कहना इन तीनों को जब मैं स्क्वायर कराके जोड़ता हूं तो स्क्वायर कराके जोड़ने से 1 मिलता है। अब देखो ना, अगर मैं तीनों का स्क्वायर कराके जोड़ूं तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर ऊपर, इसका स्क्वायर भी नीचे, तो मैं फाइनली 1 मिल जाएगा। तो क्रॉस स्क्वायर अल्फा प्लस क्रॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्रॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों का योगफल हमारा 1 होता है। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, है ना। अब इसी बात का मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि हम लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एकदम सीधा साधा एग्जाम्पल। अब यहां से वेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है, बिना इस हेडिंग को समझे हुए हमारा वेक्टर कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता। इस हेडिंग का नाम क्या है सर? सर इस हेडिंग का नाम है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, जिसे आप बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। पता है ये क्या है? ये एक ऐसा नियम है जो दो बलों का रिजल्टेंट बता देता है। जो दो बलों का क्या बताता है सर? दो बलों का रिजल्टेंट बताता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है सर, वेरी गुड। अब कैसे दो बलों का रिजल्टेंट बताता है उस बात को सुनो। इस नियम में ये बोला गया कि अगर हम लोग दो बल जिनमें से एक को P कह दे और एक को Q कह दे, अगर हम दो बल जिनमें से एक को मैंने P कह दिया एक को Q कह दिया, ध्यान से सुनना, एक को P कह दिया एक को Q कह दिया, किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा यानी सटी हुई भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करे, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है उस समांतर भुजा के विकर्ण से प्रदर्शित होता है। इनका जो रिजल्टेंट होता है वो समांतर चतुर्भुज के किससे प्रदर्शित होता है सर? विकर्ण से प्रदर्शित होता है। देखो, तो प्रश्न बहुत सीधा साधा है। सीधा साधा ये है कि अगर दो बल P और Q को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करे, लेकिन कहाँ? परिमाण में भी और दिशा में, यानी वेक्टर की दिशा भी यही होना चाहिए और परिमाण जो इसका कह सकते हो मैग्नीट्यूड। मैं 1 मिनट वेक्टर के बारे में 2 मिनट आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी कभी हम लोग कोई भी वेक्टर खींचते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये वेक्टर खींचा, तो इस वेक्टर का ये जो एरो होता है ये क्या बताता है? तो कहना ये जो एरो होता है सर वेक्टर की बताता है डायरेक्शन यानी दिशा। तो वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग एरो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस वेक्टर की पूरी लंबाई क्या बताता है? तो कहना ये पूरी लंबाई बताता है हमें परिमाण, जिसको आप मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का अर्थ बस इतना सा है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप P और Q को शामिल कीजिए
और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनका डायगोनल होगा यानी विकर्ण होगा। तो वही तो परिभाषा लिखिए, यदि किसी बिंदु पर लगने वाले दो बलों को परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तब उनका परिणामी उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है, यानी इनका जो भी रिजल्टेंट होगा वो इस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा। ठीक है, ये नियम दो बलों का रिजल्टेंट का मान भी बताता है बच्चा। अब ये कैसे दो बलों का रिजल्टेंट बताता है उस बात को समझने के लिए हमें एक छोटा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा, उसको देखिए। जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मेरा ये पॉइंट ओ है, मेरा ये पॉइंट क्या है, ओ है। ध्यान से सुनना कहते साहब, अगर बच्चा मेरा ये पॉइंट ओ है और इस पे मैंने दो बल मान लिए, इनमें से एक बल को मैंने कह दिया कि ये बल मेरा पी है और दूसरा बल मैंने कह दिया सर ये बल मेरा क्यू है। मैंने दो बल मान लिए, इनमें से एक को मैंने पी कह दिया और दूसरे को मैंने क्या कह दिया सर, दूसरे को मैंने कह दिया क्यू। एक को पी दूसरे को क्यू, सुनते रहना ध्यान से। सर एक को पी कह दिया एक को क्यू कह दिया, तो बताइए इसका रिजल्टेंट कहां से शो करेगा? इसका रिजल्टेंट शो करेगा ये। सर इसका रिजल्टेंट कहां से शो करेगा? इसका रिजल्टेंट शो करेगा ये, है ना। तो ये इसका रिजल्टेंट आर हो गया। ठीक है, अब आपको इस बात को ये समझना है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर P और Q है और इनके बीच का पूरा एंगल, इनके बीच का पूरा एंगल अगर मैंने ये क्या मान लिया थीटा, बीच का पूरा एंगल थीटा मान लिया, साथ साथ मैंने ये कहा रिजल्टेंट R P के साथ एक एंगल बनाती है वो अल्फा माना, P के साथ एंगल अल्फा टू माना है, Q के साथ एंगल बीटा टू माना है। बट मैंने ये भी एक माना हुआ है कि P और Q के बीच पूरा एंगल कितना है, तो मैंने पूरा एंगल मान रखा है सर पूरा एंगल थीटा है। पूरा एंगल कितना मान रखा है सर? पूरा एंगल थीटा। तो दो बलों के बीच का जो एंगल है वो मैंने माना रिजल्टेंट का P के साथ एंगल अल्फा, Q के साथ एंगल बीटा माना। तो ये रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? तो इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए बहुत एक सिंपल सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर ये Q है तो इसके समांतर ये जो वेक्टर होगा सर ये वाला वेक्टर भी क्या होगा सर? वेक्टर भी Q होगा। ध्यान से सुन देना, ये वेक्टर भी Q। ये पूरा एंगल थीटा है तो इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। बताइए अब करना क्या है, इस Q का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर लेते हैं वर्टिकल, है ना। तो Q का यहां से लेकर यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज कॉल्ड Q cos थीटा। मैंने एक बार कई बार बताया, जहां एंगल होता है वहां थीटा लगाते हैं, जहां एंगल नहीं होता मतलब जहां एंगल नहीं होता वहां साइन थीटा, जहां होता है वहां cos थीटा। तो Q का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा। बताइए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं। O पॉइंट इसे माना है, A पॉइंट इसे माना है, B पॉइंट इसे माना है, C पॉइंट इसे माना है और M पॉइंट इसे माना है। देखो तो मैं एक त्रिभुज लेते दिखाता हूं आपको, कैलकुलेशन करता हूं, एक ट्रायंगल लेता हूं। कौन सा ट्रायंगल मुझे लेना है? पूरा का पूरा OBM में। बताइए अगर मैं ट्रायंगल OBM लूं, OBM, तो बताइए अगर मैं OBM लेता हूं तो OBM में आप ऐसा कह सकते हो मेरे बच्चा कि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है तो फिर क्या होने वाला है सर? समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे ही तो करोगे। तो कर्ण यहां से लेकर यहां तक पूरा OB है, देख लो। आधार कितना है सर? आधार OM और लंब कितना है सर? है लंब BM। बताइए हम लोग क्या किया है सर? यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। OB कितना है सर? OB पूरा रिजल्टेंट है जिसको मैंने R स्क्वायर कर दिया। OM कितना? OM देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा है OM, है ना। तो बच्चा O से लेकर C तक P है, आगे Q cos थीटा। तो यहां पर कह सकते हो OM की जगह पर P प्लस Q cos थीटा। और अगर मैं BM पूछूं कि बताइए BM कितना है, तो कहना BM देखो सर यहां से लेकर यहां तक ये Q sin थीटा। तो अगर मैं इस पूरे आंकड़े को सॉल्व करके देखूं, अगर मैं इस पूरे आंकड़े को सॉल्व करके देखूं और पूछूं कि बताइए इसका आंसर कितना आना चाहिए, तो बच्चा ये पूरा का पूरा आंसर R स्क्वायर बराबर आता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। आप प्रूव कर सकते है ना, हाई स्कूल की प्रूविंग होती है, बड़ी कठिन नहीं होती। तो जब बेटा भी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दो बलों के बीच का रिजल्टेंट R का फॉर्मूला क्या होगा, तो कहना दो बलों के रिजल्टेंट R का फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ और आगे हो जाता है cos थीटा। दो बलों के रिजल्टेंट R का फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस 2PQ और आगे क्या होता है सर? आगे हो जाता है
कॉस थीटा, ले रहे अंडर रूट के साथ। ओके, तो याद रखना जब भी कभी मेरे पास दो बल होंगे P और Q, बीच का एंगल थीटा दिया जाएगा तो उनका रिजल्टेंट यही लगाऊंगा, है ना। अच्छा, दूसरी बात सुनिए बच्चा, ये रिजल्टेंट क्या ठीक बीचों बीच जाता है? अगर ये रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच जाता तो अल्फा बीटा डायरेक्ट में कह देता θ/2 θ/2 हो जाते, लेकिन ये रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो रिजल्टेंट R का P के साथ कितना एंगल बनेगा, यानी अगर आपसे tan अल्फा पूछा जाए, tan अल्फा क्या है तो कहना tan अल्फा का मतलब है रिजल्टेंट R का P के साथ एंगल। फिर आपसे tan बीटा भी पूछा जा सकता है, रिजल्टेंट R का Q के साथ बनाया गया एंगल, है ना। तो जब भी कभी रिजल्टेंट R का P के साथ एंगल पूछा जाए कि बताइए P के साथ अल्फा कितना कोण बनाता है, तो tan अल्फा लगा दो इसमें, इस पूरे ट्रायंगल में। लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा तुम्हारा Q sin थीटा, आधार पूरा इतना, है ना। तो फिर से इसी त्रिभुज में हम लोग लगाने जा रहे हैं tan अल्फा, लंब कितना है सर? सर लंब है Q sin थीटा डिवाइड बाई आधार कितना है, तो आधार है P प्लस Q cos थीटा, आधार है P प्लस Q cos थीटा। तो जब भी कभी आपको रिजल्टेंट का अल्फा P के साथ एंगल पूछा जाए कि बताइए रिजल्टेंट P के साथ कितना एंगल बना, P के साथ, तो P के साथ बनाए हुआ एंगल निकालने के लिए आपको साइन और कॉस Q के साथ लगाने हैं, किसके साथ? Q के साथ। तो tan अल्फा का मतलब होता है साइन बटे कॉस, तो आप ऐसा सोचो कि P के साथ एंगल पूछा जा रहा है तो साइन कॉस Q के साथ लगाइए, तो Q sin थीटा डिवाइड बाई P प्लस Q cos थीटा, Q sin थीटा डिवाइड बाई P प्लस Q cos थीटा। ये लोग खेला खत्म। अगर सर tan बीटा चाहिए तो क्या करते? सर ये Q के साथ एंगल है, Q के साथ है, इसलिए साइन कॉस P के साथ लगाएंगे, P sin थीटा डिवाइड बाई Q प्लस P cos थीटा, ये हो गया P sin थीटा डिवाइड बाई Q प्लस P cos थीटा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब P के साथ एंगल पूछा जाए तो साइन कॉस Q के साथ लगाइए, Q के साथ एंगल पूछा जाए P के साथ लगाइए। किसके साथ कौन है, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ये कह सकते हो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज के नियम का एकदम बेस है। ठीक है, बट इसी बेस को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट केस भी पढ़ने पड़ेंगे। ये केस बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। केस 4 मैंने लिए हैं। 4 केस को लेने से पहले मैं आपके सामने फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला आया था रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, फिर क्या आया था सर? फिर आया था अंडर रूट 2pq cos थीटा, ऐसे ही तो पूरा था रूट के अंदर, ऐसे ही था। तो पहला केस क्या रहता है सर? पहला केस ये है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर ऐसे हैं, दो वेक्टर सर ऐसे हैं जिनकी दिशा सेम है, समान दिशा है। मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट O हो गया, इनमें से एक वेक्टर तुम्हारा P है और दूसरा वेक्टर Q है। दूसरा वेक्टर क्या है? Q, और दोनों की दिशा समान है। दोनों की दिशा कैसी है सर? दोनों की दिशा समान है, P और Q दोनों की दिशा समान है। तो मेरे भाई अगर दोनों की दिशा समान है तो बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा सर? 0 डिग्री, है ना। तो अगर दो वेक्टर में से दोनों की दिशा समान है तो तब बताइए थीटा बराबर 0 होगा, और थीटा बराबर तुम जैसे यहां 0 रखोगे तो cos 0 होता है 1, तो 1 हो जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और cos 0 1 हो जाता है, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, p प्लस q का होल स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब उस समय रिजल्टेंट r बराबर आ जाएगा p प्लस q। उस समय रिजल्टेंट r बराबर कितना आ जाएगा सर? उस समय रिजल्टेंट r बराबर आ जाएगा p प्लस q। ओके, बताइए बात सब लोग क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा r बराबर आ गया p प्लस q, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, अब और दूसरी बात सुनो, केस 2 क्या कहता है सर? केस 2 ये कहता है कि जब दोनों वेक्टर जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो, जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी उनमें से एक तुम्हारा हो इस डायरेक्शन में p और दूसरा तुम्हारा जो है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो सर यहाँ q, p और q। बताइए अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होना चाहिए? कहना दो वेक्टर सर अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, तो इनके बीच का एंगल सर 180 डिग्री होगा। अब मुझे बताइए अगर यहां पर मैं 180 डिग्री रखता हूं, आप खुद सोचते देखिए 180 डिग्री, तो cos 180 कितना होता है? कहना cos 180 -1 होता है। -1 होने की वजह से रिजल्टेंट r बराबर कितना हो जाएगा सर? रिजल्टेंट r बराबर हो जाएगा
पी स्क्वायर प्लस ट्यू स्क्वायर माइनस 2p ट्यू, और माइनस 2p ट्यू का मतलब है रिजल्टेंट आर बराबर हो जाएगा p माइनस ट्यू। रिजल्टेंट आर बराबर कितना हो जाएगा सर? रिजल्टेंट आर बराबर हो जाएगा p माइनस ट्यू। ये तुम्हारा कह सकते हो रिजल्टेंट आर का फॉर्मूला आ गया p माइनस ट्यू। बट ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो। सुन रहे हैं ना सब लोग? तो अपोजिट डायरेक्शन वाला केस हो गया सर, सेम डायरेक्शन वाला केस हो गया। एक और केस हो सकता है कि मान लीजिए दोनों परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है सर, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, ऐसे p इधर हो q इधर हो। देखो मान लीजिए दोनों वेक्टर आपस में कैसे सर? दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो अब दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा बराबर बताइए कितना हो जाएगा सर? थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ये देखो सर थीटा बराबर 90 डिग्री है ना, तो आप मुझे बताइए अगर थीटा 90 है तो यहाँ पर cos 90 रखोगे, और cos 90 होता है 0। तो जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो cos 90 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ p स्क्वायर प्लस ट्यू स्क्वायर आएगा। तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस ट्यू स्क्वायर कब आएगा? कहना रूट में पी स्क्वायर प्लस ट्यू स्क्वायर तब आएगा जब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये जो तीन केस मैंने आपको बताए, ये सबसे पहले तो आपको याद रखने। सेम दिशा है तो p प्लस ट्यू, अपोजिट डायरेक्शन है p माइनस ट्यू, परपेंडिकुलर है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस ट्यू स्क्वायर। इनका यूज बहुत होगा। बट एक केस और छूटा है, ये भी मैं आपको बता दूं। केस थर्ड क्या रहता है? केस थर्ड ये कहता है कि जब दो समान बल हो, है ना, मतलब जब P और Q का मान आपस में बराबर हो जाए, तब रिजल्टेंट क्या होगा? कई बार कहता है बराबर बलों का परिणामी, बराबर बलों का रिजल्टेंट, तो वहां P और Q बराबर करने पड़ेंगे। आप मुझे बताइए अगर इसी फॉर्मूले में मैंने P और Q बराबर कर दिया, फॉर्मूला क्या आया था सर? फॉर्मूला था रूट के अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और प्लस क्या था सर? प्लस था 2pq, और आगे क्या था सर? आगे था cos थीटा। और अगर P और Q बराबर है, डेट मीन्स ये दोनों बराबर है, तो P की जगह Q रखिए या Q की जगह P रखिए, एक ही बात है। तो Q की जगह P रखिए तो ये R कितना हो जाएगा सर? R हो जाएगा रूट के अंदर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, और आगे हो जाएगा सर cos थीटा। ये देखो मैं अगर इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करूं तो कहना P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर वहां से कॉमन ले लूंगा सर। जैसे ही मैं 2p स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, जैसे ही मैं 2p स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो रूट के अंदर बचेगा 1 प्लस cos थीटा। चेक कीजिए, अब 1 प्लस cos थीटा को अगर cos थीटा का मैं ऐसा फॉर्मूला खोलूं जिससे कि ये कट जाए, जैसे कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जैसे ही मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 खोलूंगा तो माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। देखो अब यहाँ छोटी सी गलती मैंने कर दी है। मैंने क्या किया है, यहाँ रूट 2, ये जब रूट के बाहर आएगा ना, ये जब रूट के बाहर आएगा, एक सेकेंड, जब 2p स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो 2p स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा ना, तो p रूट नहीं 2p स्क्वायर रूट के बाहर करना है ना, अंडर रूट 2p ऐसे आएगा, है ना। अब देखो जब 1 प्लस cos थीटा, तो मैं अगर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 करता हूं तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, जो अंदर वाला 2 बचा ना वो रूट 2 के साथ क्या बना लेगा 2, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, यानी रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा 2p cos थीटा बाई 2। तो बराबर बलों का जो रिजल्टेंट है वो हमेशा आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, डेट मीन्स 2p cos थीटा बाई 2 से। बताइए बात सबको क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि r बराबर p प्लस क्यू, r बराबर p माइनस क्यू है, r बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और r बराबर 2p cos थीटा बाई 2 किस किस कंडीशन में लगते हैं, आपको वो बच्चा वो कंडीशन याद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब मैं इसका देखो एक दो एग्जांपल भी आपको बताता हूं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया कितना खूबसूरत सवाल। दो बराबर बलों का परिणामी भी बल के बराबर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं, दो बराबर बलों का परिणामी भी बल के बराबर है, दोनों बल किस कोण पर होंगे बताइए। तो कहना अभी अभी देखो मार साहब आपने बताया कि जब दो बराबर बल होते हैं, डेट मीन्स दोनों बल बराबर होते हैं, P और Q बराबर होते हैं, तो रिजल्टेंट R बराबर फॉर्मूला हो जाता है 2p cos थीटा बाई 2। बताइए होता है ना। तो अगर R बराबर 2p cos थीटा बाई 2 है तो रिजल्टेंट भी यानी परिणामी भी बल के बराबर है। देखो यानी R की जगह भी आप P लिखिए, R की जगह भी क्या लिखिए P, और जैसे R की जगह P लिखेंगे इस डेटा को सॉल्व कराइए, आंसर आपको एंगल का मान पता चल जाएगा।
तो आप देखिए P से P सर कट गया, 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2, देख लो 1/2 होता है कॉस 60, कॉस 60 इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2। तो मेरे भाई अगर कॉस 60 कॉस थीटा बाई 2 है, कैंसिल कर दीजिए, तो थीटा बाई 2 बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर, कह सकते हो थीटा बराबर 120 डिग्री हो जाएगा, देख लो। ठीक है, तो याद रखिएगा दो बराबर बलों का परिणामी भी बल के बराबर है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि थीटा बराबर 120 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों बल किस कोण पर हो रहे। तो बड़ा आसान सा सवाल था, इसको भी देखिए। अब इस सवाल को समझने के लिए मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं, बहुत ध्यान सुनना। दो बलों का अधिकतम मान 40 न्यूटन, न्यूनतम मान 20 न्यूटन है, तब दोनों बलों का परिणामी कितना होगा। ठीक है, तब दोनों बलों का परिणामी नहीं होना चाहिए था, यहां परिमाण होना चाहिए था। तब दोनों बलों का परिमाण कितना होना चाहिए, परिमाण, दोनों में अंतर होता है। परिणामी का मतलब होता है रिजल्टेंट, है ना, जैसे कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए था, यहां लिखा होना चाहिए था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सही कर लेना इसको। यहां पर लिखा होना चाहिए था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दोनों बलों का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक, कैसे करेगा सवाल को सॉल्व, बताइए जरा। तो कहना इसके लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट क्या है, सुनना ध्यान से। देखो जब भी कभी हम लोग दो बलों का रिजल्टेंट निकालते हैं, तो रिजल्टेंट कभी P प्लस Q भी आ सकता है, कभी रिजल्टेंट P माइनस Q भी आ सकता है, बहुत ध्यान सुनना, है ना। तो दो बलों का रिजल्टेंट P प्लस Q कब आया था, याद कीजिए। कहना बलों का रिजल्टेंट P प्लस Q तब आया था सर जब थीटा आपने 0 डिग्री लिया था। सर P माइनस Q तब आया था जब थीटा तुमने 180 डिग्री लिया था। ये दोनों के बीच में रिजल्टेंट का मान भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो याद रखना दो बल अगर P प्लस Q है, या P कॉमा Q बोली, प्लस नहीं, P और Q है, तो P और Q का रिजल्टेंट का मैक्सिमम मान P प्लस Q हो सकता है जो कि 0 डिग्री एंगल पर होगा। इसी रिजल्टेंट का मिनिमम मान P माइनस Q हो सकता है जो कि कह सकते हो 180 डिग्री पर होगा, है ना। तो दो बलों का रिजल्टेंट मैक्सिमम P प्लस Q, मिनिमम P माइनस Q। ओके, अब इधर देखो सवाल क्या, दो बलों का अधिकतम मान 40 न्यूटन, वेरी गुड सर। अधिकतम मान का मतलब P प्लस Q इन्होंने 40 न्यूटन कह दिया। अब मैं सोल्यूशन दे रहा हूं इसका। दो बलों का न्यूनतम मान, है ना, दो बलों का अधिकतम और न्यूनतम मान, यानी रिजल्टेंट कितना हो गया न्यूनतम में 20 न्यूटन। तो आप मुझे बताइए अगर इन दोनों को सॉल्व कराया जाए, तो सॉल्व कराने से P और Q कितना निकलेंगे, कहना सॉल्व करा लीजिए। तो सॉल्व कराने से 40 प्लस 20 60, 60/2, 30 न्यूटन P का मान आ गया और Q का मान 10 न्यूटन आ गया। तो दोनों बलों का हम लोगों को मैग्नीट्यूड पता चल गया कि दोनों बलों का मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है। ओके, तो P 30 न्यूटन, Q तुम्हारा 10 न्यूटन, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको भी आप सीख लीजिए। चलो और आगे देखिए। इसके बाद एक और चीज आती है इसमें, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, कि दो बलों का हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते थे अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया जाए तो कहना अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया जा रहा है तो बड़ा आसान है। जैसे कि मेरे पास दो वेक्टर A और B हैं, A एंड B है। अगर मुझसे पूछा जाए कि बताइए इसका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए, यानी इसका परिणामी कैसे निकाला जाए, तो कहना अगर दो वेक्टर का सर देखो आपको रिजल्टेंट R चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, बस दोनों वेक्टर को उठा के डायरेक्ट जोड़ दीजिए। लेकिन वेक्टर को जब जोड़ा जाता है तो उसको जोड़ा जाता है तुम्हारा कह सकते हो वेक्टर फॉर्म में ही। कैसे जोड़ा जाता है, वेक्टर फॉर्म में। बस दोनों को उठा के वेक्टर फॉर्म में जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इन दोनों को उठा के डायरेक्ट जोड़ दूं तो I को I के साथ जोड़ा जाएगा, I को I के साथ जोड़ा जाएगा, J को J के साथ जोड़ा जाएगा, और जैसे ही मैं जोड़ूंगा आंसर मुझे ठटाक से मिल जाएगा। देखो I 3I, J 4J, लेकिन वो I 3I प्लस 4J, बट जब K की बारी आएगी ना तो K जुड़ नहीं रहे, -K और +2K सर घट रहे हैं, तो कह रहा है कि ये तुम्हारा कह सकते हो इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। सर यही इन दोनों बलों का क्या है, सर यही इन दोनों बलों का रिजल्टेंट है। ओके, तो बच्चा यहाँ से हम लोगों का वेक्टर वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी वेक्टर में। अब वेक्टर के कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, जिससे कह सकते हो हम लोगों का वेक्टर वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मेजरमेंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।